इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और दोपहर के 12 बजने हैं और आपके सामने लेकर हाजिर हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? दिल्ली से लखनऊ और पंजाब तक जबरदस्त चुनावी हलचल है और बीजेपी के मिशन से लेकर कांग्रेस की टेंशन तक एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हम आज की 3 बड़ी खबरों पर। और 3 बड़ी खबरें क्या है? पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को अपना अगला टारगेट मिल गया है। मिशन 2022 के लिए क्या तैयारी है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर चुनाव से पहले निषाद पार्टी को हसीन सपने आने लगे हैं। यह कितना बड़ा चैलेंज होगा योगी आदित्यनाथ के लिए और क्या नया डिमांड है। तीसरी बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर लगता है कि कैप्टन के गुस्से की आग, उसकी आंच सिद्धू तक पहुंचने वाली है। सिद्धू को तलब किया गया है, कल पेशी है दिल्ली में। क्या है पूरा मामला और कितना बड़ा यह सवाल है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो इलेक्शन की है और यूपी से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पिछले 2 दिनों से महामंथन जारी है और कल भी यह मैराथन मीटिंग चली है। और इस मैराथन मीटिंग करीब 5.5 घंटे चली, जिसमें 2 बैठकें हुई और 2 बैठकों में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इसके अलावा और कौन कौन थे आपको बता दें कि इसमें बड़े नेता शामिल थे। और टारगेट क्या है? 325 के पार रखा गया है टारगेट, यानी कि 2022 में 325 से ज्यादा सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, राधा मोहन सिंह थे, बीएल संतोष थे। तो लंबा मीटिंग चला और इसमें कई सारे बातों पर फुल कंसंट्रेशन के साथ चर्चा की गई है। मीटिंग की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यह बीजेपी की पहली मीटिंग की तस्वीर देखिए। यहां पर कौन कौन है? यहां पर आपको बीएल संतोष नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां पर मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं राज्य के और जो केंद्र से पहुंचे हैं, यहां पर आपको कतार में नजर आ रहे होंगे। और यहां पर देखिए दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और साथ ही यहां पर केशव प्रसाद मौर्य। ये सभी नेताओं ने कल लंबे वक्त तक यहां पर मीटिंग की और चर्चा की कि 2022 में जो टारगेट रखा है 325 से ज्यादा सीट जीतने का, आखिरकार वो कैसे लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंगलवार को कैसे मिशन 2022 के लिए बीजेपी में पूरे दिन जबरदस्त हलचल चली। देखिए 4 घंटे तक बीजेपी के नेताओं ने बैठक की। उसके बाद कोर ग्रुप की जो बैठक हुई वो 90 मिनट तक चली है, जिसमें महासचिव यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, इसके अलावा यहां पर कल जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें बीजेपी के दफ्तर में, जिसमें विधायक, पदाधिकारी, तमाम नेताओं के साथ मीटिंग की गई और यह जाना गया कि आखिरकार फीडबैक क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है। इसके अलावा जो सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनसे भी बात की गई और करीब चुनिंदे चेहरों को इसमें शामिल करके उनसे जाना गया कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या है और जीत का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जमीन पर जाकर जीत हासिल करनी है। टारगेट 325 है। और आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग से कौन कौन सी चीजें वो निकल कर आई है, जो ये बताती है कि आखिरकार फॉर्मूला क्या है, मिशन 2022 का फॉर्मूला क्या है, ये रण को जीतने के लिए क्या टारगेट रखा गया है। देखिए वो चेहरे हैं जो इसमें शामिल थे। योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, बीएल संतोष जो संगठन के महासचिव हैं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, स्वतंत्र देव सिंह ये अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इसके अलावा तमाम जो दूसरे बड़े नेता, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं, ये मौजूद थे। ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त आपको बता दें पूरे इस मंथन में लगे हुए हैं, जिसमें एक और नाम सुनील बंसल का भी देंगे क्योंकि ये यूपी बीजेपी महासचिव है, महामंत्री हैं। तो ये सारे वो चेहरे हैं जो लगातार पिछले 2 दिन से मंथन कर रहे थे, जिसके बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि 325 प्लस सीटें जीतनी है और 2022 का मिशन अब टारगेट मिल चुका है। आपको बताते हैं कि यूपी में किस तरह से जीत का ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। 2017 से ज्यादा सीटें जीतनी है, 2017 से ज्यादा सीटें जीतने का यहां पर रखा गया है टारगेट। और बूथ जीतने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बूथ पर जाने का मतलब होता है डोर टू डोर अपने वोटर्स को आपको टारगेट करना, उनको अपने साथ लेके आना। बूथ तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएगी, यानी कि सरकार ने जो तमाम काम किए हैं बूथ लेवल से हर एक घर तक, हर एक वोटर तक उस बात को पहुंचाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में सरकार के काम का प्रसार, सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया, चाहे वो मुफ्त में राशन दिया हो, लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हो या फिर फ्री वैक्सीनेशन हो, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई। देखिए मुफ्त वैक्सीन का जो प्रचार है घर घर तक किया जाएगा, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि मुफ्त वैक्सीन हर किसी के तक पहुंचाई जा रही है। यह बात घर घर तक पहुंचना चाहिए यूपी के।
पांचवी बड़ी बात यह आती है कि राम मंदिर के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के लिए काम किया जा रहा है, किस तरह से उसे मिशन मोड में तैयार किया जा रहा है, उसके लिए क्या योजना बनाई गई है, किस तरह से पूरे अयोध्या नगरी को बदला जा रहा है, यह भी एक अहम एजेंडा रहने वाला है। तो सीएम के कामकाज के साथ साथ योगी के कामकाज के साथ साथ राम मंदिर, इसके अलावा योजनाएं, कोरोना काल में किस तरह से लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाना इस मिशन में शामिल है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी में अब सब कुछ ऑल इज वेल है? यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी जिसको लगता था कि बीजेपी में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा बयान आया केशव प्रसाद मौर्य के पास से, और ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस आ गया पार्टी के अंदर कि सारी बातें भूल गए और 2022 में 325 का टारगेट भी अब आसान लगने लगा है। आपको हम सुनवाते हैं कि आखिरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, क्योंकि उनके बयान से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। यूपी में बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 325 प्लस का लक्ष्य रखा है। अब ये लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, मीटिंग में क्या हुआ, हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। इतनी लंबी कल मीटिंग चली तो क्या मंथन हुआ, कैसे ये टारगेट हासिल किया जाए? देखिए, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में और जैसे 2019 में हमारे जो विपक्षी हैं अलग अलग लड़ करके भी भाजपा के साथ हार चुके हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के भी हार चुके हैं, सपा बसपा एक साथ लोकदल साथ में मिला करके हार चुके हैं। तो जैसे इनको 2014, 17, 19 में हराए, वैसे 2022 में हराएंगे, 2024 में हराएंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 25 साल तक अभी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उनको मैं इतना ही कहूंगा, सपने देखने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सपने बढ़िया अच्छे अच्छे देखते रहे, लेकिन जब आंख खुलेगी वो सच ये होगा कि भाजपा 2022 में फिर सरकार बना लिया है और 300 से अधिक सीटें जीत कर बना। क्या मुद्दे होंगे चुनाव के मुद्दे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है कि हमारी केंद्र में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो हमारी उपलब्धियां वह भी मुद्दा है, और जो पूर्व में इनकी सरकारें रही, इनके जो कारनामे रहे हैं, वह मुद्दे को हम भूलने नहीं देंगे। और जो ये जातिवाद की जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, देखिए भाजपा के साथ अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित सब हमारे साथ हैं, और यह त्रिवेणी भाजपा के साथ है तो कोई हरा नहीं पाएगा। कल बीजेपी की बैठक से ज्यादा निगाहें आपके घर पे थी, यहाँ पर भी लोग आए, संघ के बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसको लेकर इस भले ही कहा जा रहा हो कि आपके बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आए हों, लेकिन इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। नहीं, अब मतलब निकालने वालों को मैं तो नहीं रोक सकता, लेकिन बच्चों की बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू थे, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी संघ का स्वयंसेवक है, संघ के हमारे शीर्ष अधिकारियों का बच्चों को आशीर्वाद मिला, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मिला, हमारे उप मुख्यमंत्री साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी आशीर्वाद मिला। तो और बहुत जल्दी ही आप लोगों का भी आशीर्वाद मिले, जरा प्रोटोकॉल में जो कि इतनी संख्या है कि मैं अभी बुला भी नहीं पाया, आप लोगों को आगे बुलाऊंगा और आप सब भी आशीर्वाद बच्चों को देंगे, ऐसी आशा। तो आशीर्वाद के साथ और भी तो कुछ बात हुई होगी? बातें जो होती हैं एक सामान्य ढंग से वो बातें हुई हैं, और उसका राजनीतिक निहितार्थ निकालना नहीं चाहिए। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये एक तरह का पैचअप करने की कोशिश थी कल की जो मुलाकात। ये न मैंने कभी कहा है कि ये रिश्ते अच्छे नहीं है, न कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप लोग कहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष कहता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दर्द होने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं लगता है कि फिर 2022 में उनके लिए इस प्रकार से लग रहा है कि फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो घबरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब आने वाले कई साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, तो 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अभी तक तो मैं यही मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको रिपीट भी किया जाता है, लेकिन यह मेरा विषय नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, और हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ने की एकदम मैदान में है, क्योंकि 19 का चुनाव भी लड़े जीते और 22 का चुनाव भी लड़ेंगे जीतेंगे। ये धर्मांतरण को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया, तो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, इस धर्मांतरण कोई भी प्रलोभन दे करके करे, धोखा दे करके करे, फरेब दे करके करे, तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गैर कानूनी काम जिसने भी किया है उसको जो कठोर से कठोर सजा होती है वो दी जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये जो बैठक हुई है बीजेपी और ज्यादा बहुमत से और ज्यादा सीट के साथ सत्ता में आए, इसको लेकर थी। कैमरामैन मनोज के साथ ऋषि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। दो और नेताओं को बयान सुनवाते हैं आपको। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कह रहे हैं कि अब पूरा फोकस सिर्फ जीत पर है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 350 से भी ज्यादा बहुमत से बनानी है। इसके लिए विचार मंथन कार्यक्रम, आगामी तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए। बैठक यानी क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, केंद्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी और महामंत्रियों की बैठक थी। 4 घंटे बैठक चली। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई, सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए भी चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। तो ये तो साफ हो गया कि यूपी में घर के अंदर तो सब कुछ ठीक है बीजेपी में, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो कुछ डिमांड रख रहे हैं और ऐसे डिमांड रख रहे हैं जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले जो चुनाव के लिए और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के लिए। तो योगी सरकार के लिए क्या चैलेंज है आप देखिए। निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने एक डिमांड रखी है, बड़ी डिमांड, और डिमांड क्या है कि पार्टी को डिप्टी सीएम पद मिले, यह संजय निषाद का कहना है। और दूसरी बात है कि तभी उनका कहना है कि 2022 में वो जीत पाएंगे। और चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है, क्योंकि संजय निषाद थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें आपको बताएं कि वो डिमांड रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय निषाद ने क्या कहा यह भी आपको सुनाते हैं। प्रदेश में सम्मान के लिए क्या आपने इस बात की चर्चा उनसे की है, या आपके जो समाज के लोग उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना चाहिए? जब मैं प्रवास पर आया हूं, 15-16 जिले में जब घूमा हूं, तो उन्होंने कहा अरे यार ये पौवा भर वोट को लेके घूम रहे हैं लोग और आज की दशा ये हो गई है, तो ये झौआ भर वोट है ना। इस पर पौवा का लेबिल लगा था, पहले इन पार्टियों ने लगा रखा था, पार्टी का लेबिल लग गया निषाद पार्टी का। तो ये 160 सीटें मछुआ बाउल हैं, 70 सीटें ऐसी है, 70,000 से 75,000 हैं, 7 नदियां, 1000 झीलें हैं, हर गांव में पोखरे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबने दर्द दिया हमारे समाज को। तो अब दर्द न हो, अब दर्द दूर हो। तो 2000 अगर डॉक्टर संजय को सलाह, भारतीय जनता पार्टी को सलाह दिया जाए कि भाई इनका चेहरा लगाया जाए कि डॉक्टर संजय को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी बनी है मुख्यमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर संजय को, तो डिप्टी सीएम का चेहरा बना दे तो जल्द 2022 का चुनाव आसान हो जाएगा और 24 भी आसानी से लड़ा जाएगा। ये सलाह है लोगों का, हमारे को मांग नहीं है, न कोई ऐसी बातचीत है। लेकिन मान लीजिए सलाह नहीं मांगी गई तो क्या माना जाए कि 2022 में डॉक्टर संजय की जो नाव है वो किसी और तरफ चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो पहले बता दिया, मैं मित्र हूं, राम को गले मिलाया, दुनिया में शांति आई है। भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र और राज्य में सरकार है जो इनके मुद्दे को हल कर सकती है। हम लोगों ने सभी पार्टी को देख रखा है, कोई मतलब बाकी नहीं है कि इस प्रदेश में कोई ऐसी सियासी दल नहीं है जिसको निषादों ने वोट दिया नहीं हो, सम्मान न दिया हो, अवसर न दिया हो, लेकिन किसी ने इनके लिए एक लाइन नहीं लिखा। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने दुख नहीं दिया है, सुख नहीं दे पाए, दुख नहीं दिया। पिछली सरकारों ने कानून बना के दुख दिया, वो अधिकारी ने दुख दिया है जो वो कैबिनेट से पास नहीं है। वो अधिकारी ने कानून बना के 15 दिन के अंदर जमा करो, वहां तो कैबिनेट में कानून बनाकर दुख दिया है बसपा ने, कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने। तो आज के दिन में कम से कम सुख ने, मैंने कहा कि भाई किस निषादों को दुख दे के सुख नहीं प्राप्त कर सकते, निषादों को सुखी रखिए, इनका आरक्षण दीजिए, इनको पावर दीजिए, इनको जो कहे थे वादा पूरा करिए। और आपको डिप्टी सीएम भी बनाए? नहीं, ये हमारा कभी ये मांग था नहीं, ये तो कल हमारे लोगों ने नीचे लोगों ने कहा भाई ऐसा होना चाहिए, ये वाइस में चला गया। तो मैं तो कोई खराब तो है नहीं, 18% वोट है, अगर ये फेस देते हैं तो कैसे नहीं उनको फायदा मिलेगा ना फायदा। अगर कोई दूसरी पार्टी आपको इस तरीके का ऑफर दे, दूसरे मतलब विरोधी दल की मैं बात कर रहा हूँ, विपक्षी दल की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, हमने तो सबको देख लिया, हम क्यों जाएंगे भैया, हम तो मित्र हैं, इनके साथ हैं, आज भी रहे। मैंने बता दिया दरवाजे पर, जब तक आप भगा नहीं दो तब तक रहेंगे। लेकिन मेरा समाज थोड़ा दूर हो रहा है, इसके लिए जल्दी
से काम कर दो। उन्होंने आश्वस्त किया ना जल्दी हो जाएगा। चुनाव से पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? नहीं, प्रेशर कौन है, क्योंकि समय नहीं था, कोरोना था, इससे पहले क्या नाम है टाइम राष्ट्रीय मुद्दे थे। और प्रेशर क्या है, मतलब सब उनको देखना ना, क्योंकि खुद ही नुकसान हो गया त्रिस्तरीय चुनाव में। उन्हें मालूम है गोरखपुर फुलपुर कैसे वो हारे हैं, उन्हें मालूम है निषादों का वोट कैसे मिला, 40 सीट हमने उत्तर प्रदेश में 65 में 40 मैंने कैसे जिताया है। तो ये उन्हें सब मालूम है कि सपा बसपा एक हो गई, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़े हो गए, देखो कैसे ऐतिहासिक। तो मैं खड़ा रहूंगा, आज भी हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी न माने, पूरे मानने का। 160 सीट कहीं गंवाना चाहेगी, हमें गंवा के क्या पाएगी भाजपा, हम क्या नुकसान कर रहे हैं भाजपा को जो हमें हटाएगी। तो निषाद पार्टी को आपने सुना, लेकिन इनके अंदर की पॉलिटिक्स और राजनीति क्या है उसी वजह डिटेल से समझे। 2019 से पहले निषाद पार्टी बीएसपी और एसपी के साथ थी, लेकिन अचानक चुनाव से पहले वो बीजेपी के साथ आ गई। अब आपको बताएं कि क्या समीकरण है। सवर्ण 19% है, जिसमें ब्राह्मण भूमिया ठाकुर आते हैं। ये कास्ट आपको बता रहे हैं एनालिसिस क्या है, उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या है, जाति समीकरण। 19% सवर्ण है, इसके अलावा ओबीसी 40% है सबसे ज्यादा। इसमें 55 जातियां, 234 उपजातियां, जिसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, निषाद भी उसमें आते हैं, लोट, जाट और विश्वकर्मा। ये समीकरण है 40% का, जो दबदबा रखता है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में। इसके अलावा अनुसूचित जाति 22% है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो संख्या है 22% है। इनका भी एक अलग वोट बैंक इसमें पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, यानी कि मुस्लिम है, वो 19% है, जिसको हम हमेशा MY समीकरण के तौर पर देखते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि ओबीसी में जो गणित है, ओबीसी का जो गणित है, उसमें निषाद कहां खड़े होते हैं ये भी देखना होगा। देखिए, यादव 10% है, तो यादव और मुस्लिम जो हम कहते हैं कि MY समीकरण, उससे आपको समझ में आएगा क्या है। लेकिन निषाद, केवट मल्ला, इनकी जो है परसेंटेज वो 7% आते हैं। और कई सारे ऐसे 135 के करीब सीटें ही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। कुर्मी पटेल 5% है, और 17 जिलों में 15% से ज्यादा इनकी एक आबादी नजर आती है। 17 जिलों पर इनका असर है। इसके साथ ही कुशवा और सैनी वो 5% आते हैं, लेकिन 13 जिलों में इनका असर दिखता है, और 10% से ज्यादा अधिक इनकी पॉपुलेशन है इन 13 जिलों में। इसके अलावा जो दूसरी जाति है मौर्य 4% ये हैं, और इनका भी कई सारे सीटों पर आपको बता दें, खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, माफी कीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर इनका एक दबदबा साफ नजर आता है। लोट 3% है। ये भी छोटे छोटे जो उपजाति हैं जो ओबीसी की है, वो मायने रखती है। तो किस तरह से जो ये परसेंटेज है, वोट परसेंटेज में असर डालती है, यही सारा का सारा चुनावी समीकरण होता है, जिसको आप समझ पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के 135 जिले, जिसका जिक्र मैंने किया था, कहां पर कौन कौन क्या अपनी माने रखता है, यानी गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, ये उस तमाम वो इलाके हैं जहां पर यूपी के 7% निषाद वोटर्स का दबदबा है, वो असर रखते हैं। और इन्हीं सब इलाकों में आपको बता दें कि जो सीटें आएंगी, उसमें ये जो 7% वोट है, जीत और हार कोई मार्जिन को तय करते हैं। इसलिए निषाद पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद, वो इतनी बड़ी डिमांड रख रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं। भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर, हमीरपुर, इन सब इलाकों में जो भी नदी के किनारे के इलाके हैं, यहाँ पर इनकी आबादी है, और वो इन इलाकों में अपना दबदबा रखते हैं। और उनके जो 7% वोट है, वो हार जीत के जो मार्जिन होते हैं ना, बहुत कम रह जाते हैं जो मार्जिन, उसमें वो बिल्कुल कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं और जीत हो जाती है। और यही वजह है कि 2022 के चुनाव में इन सभी इलाकों में जो निषाद समुदाय के लोग आते हैं, उनका कहीं ना कहीं अहमियत है। गोरखपुर, गाजीपुर, यानी कि सबसे ज्यादा जो इनका असर दिखता है, वो दिखता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बनारस के इलाके से लेके, इलाहाबाद से इलाके लेके से गोरखपुर के इलाके तक, ये सारी चीजें हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगली बड़ी खबर जो हमारी है, तीसरी बड़ी खबर जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वो है पंजाब से। जी हां, इलेक्शन के माहौल में पंजाब में गर्माहट है, जहां कांग्रेस का घमासान लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिले बिना ही पंजाब लौट गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, बिना मिले ही वो लौट गए हैं। 3 दिन तक दिल्ली में रहे, लेकिन ना तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और ना ही राहुल गांधी से वो मिले। और वो तब जब राहुल लगातार पंजाब के नेताओं से, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिन तक दिल्ली में रहे, लेकिन नाराजगी साफ जाहिर होती है कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई है, और वो अब वापस लौट गए हैं पंजाब बिना मिले नेताओं से। देखिए, ये जो सफेद गाड़ी आपको दिख रही है, इसी में सामने की सीट में अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। पंजाब पर अगली बड़ी खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू कल पंजाब
से दिल्ली आ सकते हैं और खबर है कि सिद्धू दिल्ली में आला कमान के सामने पेश हो सकते हैं। इससे पहले कल सीएम अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पैनल के सामने पेशी हुई थी, जिसमें कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। तो पंजाब से कांग्रेस के कला पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ब्रेक के बाद पूरी डिटेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पंजाब से बड़ी खबर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही राहुल सोनिया से मिले बगैर चले गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के दूसरे बड़े नेता लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त सुनील जाखड़ ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात नहीं की है और यह बड़ी बात है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान, भगोड़े पर ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। ब्रेक के बाद पूरी डिटेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।